समर की बात सुनकर अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। वह परेशान था कि वह आशी को कैसे समझाए कि आखिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते हैं और युवान उससे क्या चाहता है। आशी की मासूमियत अथर्व को भी परेशान कर रही थी कि वह कहीं किसी गलत हाथ में ना लग जाए। एक शुद्ध हीरा जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा और लुटेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। अथर्व ने अपनी उंगलियों के से माथे को रगड़ते हुए कहा, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं समझाती हूँ भाई, कहकर नताशा ने आशी का मुंह अपनी तरफ घुमाया। आशी सुन, युवान से दूर रहना। वह कहेगा कि तुझसे दोस्ती करना चाहता है, तुझसे प्यार करना चाहता है या अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि वह तेरे साथ गलत करना चाहता है। इसलिए उससे दूर रहना और अपनी बॉडी को उसे छूने मत देना, ओके? अब मैं इससे ज़्यादा तुझे नहीं समझा सकती। नताशा की बात आशी ने बड़े ध्यान से सुनी और अपने दोनों होठों को दबाकर नाक चढ़ाकर दम भरते हुए कहा, मैं समझ गई नताशा, वह मेरे साथ गलत करना चाहता है, मुझे छूना चाहता है और मुझे उससे दूर रहना है। आशी ने बहुत ही मासूमियत से झटकते हुए यह बातें कहीं और इतना कहकर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल गई। आशी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कैथी और जोश ने अपना माथा पीट लिया। नताशा धीरे से अथर्व और समर की तरफ झुककर बोली, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की के साथ रहकर पागल हो जाऊंगी। क्या इसे हमारी बात समझ नहीं आई? तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके साथ रहने वाला पागल ही होगा। हमें शायद उसे खुलकर बताना होगा। जो मेरे बस की तो बात नहीं है, समर ने कहा, और हमारे बस की भी बात नहीं है, सभी ने मिलकर कहा। अब इसे वही इस दुनिया से रूबरू करा सकता है और प्रोटेक्ट कर सकता है जो इससे सच्चा प्यार करेगा। ना जाने वो कहाँ हैं। यह कहकर अथर्व आशी के लिए परेशान था। सभी उसके चेहरे पर परेशानी देख सकते थे। अथर्व जानता था युवान कितना खतरनाक है, क्योंकि उसने अपने माँ और पापा से पहले ही युवान के बारे में सब जान लिया था। आई थिंक अब वक्त आ गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे युवान के बारे में मॉम डैड को सब बताना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे युवान से एक बार बात करनी होगी, अथर्व ने फिक्र जताते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ क्रिश अपनी माफिया डीलिंग के लिए फ्लोरिडा आया था। यहाँ उसे कुछ डील पक्की करनी थी। उसके साथ राका और लिंडा भी थे। तभी राका को किसी की कॉल आई। फ़ोन पर बात करने के बाद राका ने क्रिश को बताया, किंग, हमारा जो माल आने वाला था अचानक एसबीआई की रेड पड़ जाने के कारण उसके रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। वह दूसरे रास्ते से यहाँ आएगा और इसके लिए 24 घंटे का वक्त और लगेगा। यह सुनते ही क्रिस, जो सामने एक बड़े से ब्लैक लेदर सोफे पर बैठा था, ब्लैक शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले और शर्ट के बाजू उसके आर्म तक फोल्ड थे। एक हाथ में वाइन का गिलास और दूसरे हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा जिसे उसने अपने हाथों में लपेट रखा था। वह गुस्से से खड़ा होकर एक झटके में उस वाइन के गिलास को नीचे पटकते हुए जोर से चिल्लाया, व्हाट, अभी 24 घंटे और लगेंगे? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हूँ, 24 घंटे और नहीं रह सकता। मुझे और भी ज़रूरी काम है। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पहले नहीं पता था कि एफबीआई की रेड कहाँ पड़ने वाली है? मैं कुछ नहीं जानता। जल्दी से जल्द इस डील को कंप्लीट करो। सॉरी किंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, राका कहकर वहाँ से निकल गया। क्रिश हॉल से निकलकर ऊपर एक कमरे में गया और वहाँ की बालकनी में खड़े होकर उसने किसी को कॉल किया और कहा, सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में? दूसरी तरफ से किसी ने जवाब दिया, यस किंग, यहाँ सब ठीक है, बट उस लड़की के घर पर उसके साथ कल रात एक लड़का आया था। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए क्योंकि वह उसके चेहरे पर मास्क पहनकर टोपी लगाकर आया था, लेकिन वह रात भर वहीं रहा और सुबह निकल गया। उसके घर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, शायद वह लोग रात को पार्टी कर रहे थे। यह सुनते ही क्रिस के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। उसके आसपास का माहौल ठंडा होने लगा।
उसने गुस्से में फ़ोन कट करके अपने हाथों में लपेटे हुए आसी के दुपट्टे को देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, दिस इज़ नॉट डन फायरफ्लाई। मैं यहाँ इतनी बेचैनी में काम निपटा रहा हूँ ताकि तुम्हें मिल सकूँ। 5 दिन का काम मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया ताकि एक बार तुम्हें देख सकूं। लेकिन लगता है तुम मुझसे दूर रहकर काफ़ी खुश हो, एंजॉय कर रही हो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ नॉट फेयर। लगता है तुम पुरानी सज़ा भूल गई हो, बट यू डोंट वरी, मैं याद दिला दूंगा। आई एम कमिंग फायरफ्लाई। कहते हुए क्रिस तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला और अगले ही पल वह हॉल से होते हुए मेन गेट की तरफ निकल रहा था। तभी रास्ते में उसे राका मिला। उसने उससे कहा, किंग, हमारा माल चॉपर से 4 घंटे में आ जाएगा। बायर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वह बस आते होंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी राका, तुम इस डील को देख लेना, मुझे ज़रूरी काम है, मैं वापस कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। कहते हुए क्रिस जल्दी से कार की तरफ जाने लगा। क्या हुआ किंग, कोई प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है? राका ने परेशान होते हुए पूछा। सब ठीक है, बस मुझे जाना होगा। कहते हुए क्रिस जल्दी से कार में बैठने के लिए आगे बढ़ा। तभी राका ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन किंग, यह डील बहुत ज़रूरी है और आपके बिना यह नहीं हो सकती। कुछ घंटे और रुक जाइए, आप खुद जानते हैं यह कितनी बड़ी डील है और आपका यहाँ रहना कितना ज़रूरी है। राका, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा जाना ज़रूरी है। डील की सारी फॉर्मेलिटी तुम और लिंडा मिलकर देख लेना और ज़रूरत पड़े तो मैं तुम लोगों को वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर लूँगा। कहते हुए क्रिस कार में बैठ गया। लेकिन किंग, ऑनलाइन यह थोड़ा रिस्की होगा, हम लोग FBI की नज़र में आ सकते हैं। इतनी बड़ी डील हम लोग ऑनलाइन कैसे करें? करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है। राका ने परेशान होते हुए कहा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, डील कैंसिल कर दो, मैं अब नहीं रुक सकता। तो नहीं रुक सकता, तुमसे होता है तो करो वरना रहने दो। कहते हुए क्रिस ने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने रफ्तार पकड़कर गाड़ी भगा दी। क्रिस को इस तरह हड़बड़ी में जाता हुआ देखकर राका हैरान था। राका ने अपने आप से कहा, यह किंग इतनी जल्दबाजी में कहाँ गए? राका ने लिंडा को कॉल करके क्रिस के शेड्यूल के बारे में पूछा तो लिंडा ने बताया, क्रिस का इस डील के अलावा अगले 3 दिन तक कोई प्लान नहीं है। राका ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट की और अपने आप से बोला, किंग का कोई काम नहीं है तो वह इतने गुस्से में कहाँ गए होंगे। राका ने अपनी इन्फॉर्मर को कॉल किया और उसे सारी बात पता चल गई। कॉल रखने के बाद राका ने मुस्कुराकर खुद से कहा, टर्मरिक गर्ल, लगता है उसने मेरे किंग के जख्मी दिल पर मरहम लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन किंग जितने गुस्से में यहाँ से निकले हैं, मुझे डर है कहीं वह अपने मरहम लगाने वाली को ही घायल ना कर दे। मैं भी किसी बात कर रहा हूँ, किंग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब से आए हैं 1 मिनट के लिए भी उस लड़की के दुपट्टे को खुद से दूर नहीं किया है और ना ही उसे वश करने देते हैं, तो वह उस लड़की को कुछ हार्म कैसे होने दे सकते हैं? उस लड़की का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है, जिसे वह कितनी भी छुपाने की कोशिश करें, छुपा नहीं पाते और उसे नुकसान पहुंचाने की बात सुनकर चेहरे पर खौफ छा जाता है, इतना कि मुझे भी डर लगने लगे। खैर, उनका मामला है, वह समझें, मुझे अपने काम से काम रखना है। यह कहकर राका अपने काम में लग जाता है। इधर क्रिस अपने चॉपर में बैठकर वापस कैलिफोर्निया के लिए निकल चुका था। रास्ते भर उसके हाथों में आसी का दुपट्टा और चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन थे। उसकी आंखों में दुनिया भर के सवाल और गुस्सा नज़र आ रहा था, क्योंकि नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वह गुस्से से उस दुपट्टे को अपने हाथों में और सख्त तरीके से पकड़ते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ फायरफ्लाई, मुझे से दूर रहकर तुम बहुत खुश हो ना? अब तुम्हें भी मेरी तड़प का अंदाज़ा होगा। इधर दूसरी तरफ युवान खन्ना एक फेमस बार एंड नाइट क्लब में था, जहां चारों तरफ म्यूजिक की धुन पर लड़के झूम रहे थे और लड़कियां नाच रही के बराबर कपड़ों में डांस कर रही थीं। डांस फ्लोर पर उनके कदम ऐसे थिरक रहे थे जैसे वह अपने बस में ही ना हो और युवान अपने हाथों में वाइन का गिलास लेकर एक
लड़की की कमर में हाथ डालकर यूं ही डांस कर रहा था। वह लड़की भी पूरी मस्ती के साथ युवान के हर मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी। तभी अथर्व समर के साथ उस नाइट क्लब में आया और बार काउंटर पर बैठकर एक कॉकटेल ऑर्डर की। अथर्व और समर ड्रिंक लेते हुए अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नज़र युवान पर पड़ी, जो एक लड़की के साथ डांस करता हुआ उसे जगह जगह टच कर रहा था। युवान और उस लड़की के बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। यह सब देखकर समर अथर्व से बोला, यह कितना बेकार इंसान है, और यह हमारी आशी को प्रपोज कर रहा था। समर की बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र युवान को देखकर समर से कहा, मैं इसके कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज यहाँ इससे बात करने आया हूँ। यह किसी भी एंगल से आशी के लायक नहीं है। एक नंबर का बदमाश और आवारा लड़का है। अपने बाप से के पैसे का गुरूर और पावर इसे यह सब करने के लिए उकसाता है। तभी वह लोग देखते हैं युवान उस लड़की की कमर में हाथ डालकर एक प्राइवेट रूम की ओर जा रहा था। तुरंत अथर्व और समर युवान को आवाज़ देते हुए बोले, युवान खन्ना, रुको, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। युवान अपने सामने अथर्व और समर को देखकर चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर बोला, अथर्व प्रताप सिंघानिया, कैसे हो तुम? जब से आया हूँ तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे सामने भी नहीं आना चाहते, तो फिर आज अचानक? मैं फ़िलहाल एंजॉय करने के मूड में हूँ और तुमसे फालतू बात करने का टाइम नहीं है। जाओ और तुम भी एंजॉय करो। यह कहते हुए युवान के चेहरे पर दुनिया भर का गुरूर था। वह अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाता है, तभी अथर्व ने शांत लहजे में कहा, मुझे आशी के बारे में बात करनी है। यह सुनते ही युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। उसके चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, हम लोग बाद में एंजॉय करेंगे, तब तक तुम जाओ और कहीं और डांस करो। युवान की बात सुनकर वह लड़की चेहरे पर एक मुस्कान लेकर वहाँ से चली जाती है। अथर्व और समर हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इतनी घटिया शब्द। और खैर, युवान ने अथर्व से कहा, कहो क्या बात करनी है तुम्हें? आशी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो, वह बहुत इनोसेंट है, तुम्हारी इन सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है। प्लीज़ उससे दूर रहो। अथर्व ने कहा। ओह, तो तुम उसकी तरफदारी करने आए हो? वैसे लगते क्या हो तुम उसके? खैर, चाहे जो भी लगते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ मैं उस लड़की में इंटरेस्टेड हूँ और इसलिए अब तुम्हें पीछे हटना होगा। वैसे तुमने सही कहा, वह बहुत इनोसेंट है और उसकी यही इनोसेंस मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने आज तक उसके जैसी इनोसेंट प्योर हार्टेड लड़की नहीं देखी। बिल्कुल टिपिकल इंडियन गर्ल। तुम्हें पता है, आज तक मुझे एक भी इंडियन लड़कियां पसंद नहीं आई हैं, लेकिन वह सबसे अलग है और इसलिए मुझे वह पसंद आ रही है। और यू डोंट वरी, मैं उसे इन लड़कियों की तरह इस्तेमाल नहीं करूँगा। यह सब तो बस मेरा टाइम पास है। उससे मैं कम से कम 1 महीने तक प्यार करूँगा, उसके बाद चाहे तो तुम उसे रख लेना। युवान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। यह घटिया बात सुनते ही अथर्व और समर के चेहरे के रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कठोर और गुस्से वाले हो जाते हैं। अथर्व खुद को संभाल नहीं पाता और गुस्से में युवान का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात करने की? तू उसे इन घटिया लड़कियों की तरह समझ रहा है, उसे इस्तेमाल करना चाहता है। युवान खन्ना, तूने गलत लड़की पर नज़र डाली है। वह मेरे लिए मेरी बहन के जैसी है और मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू उससे दूर रहे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तेरी और मेरी फैमिली का कोई रिश्ता भी है। अथर्व का हाथ अपने गिरेबान पर देखकर युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाते हैं। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अथर्व का हाथ पकड़कर कहता है, हाथ नीचे कर, वरना यह हाथ टूटने में वक्त नहीं लगेगा। तेरा और मेरी फैमिली का सिर्फ एक ही रिश्ता है और वह है दुश्मनी का।
और जहाँ तक मैं जानता हूँ वह लड़की तेरी कुछ नहीं लगती, तो इस मामले में मत पड़। क्यों एक अनजान लड़की के लिए एक बार फिर मुझसे दुश्मनी लेने का पर तुला है? तू अच्छी तरह से जानता है मुझे जो लड़की पसंद आ जाती है वह मुझे चाहिए ही चाहिए, और उस लड़की में तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। शुक्र मना कि मेरी नज़र तेरी बहन नताशा पर नहीं है। वैसे वह भी बहुत खूबसूरत है, पर वह क्या है ना, मेरा अब खूबसूरत लड़कियों से दिल भर गया है। आजकल मुझे क्यूटनेस पसंद आ रही है। भाई आखिर लाइफ में कुछ फ्लेवर भी तो होना चाहिए। कब तक मीठा खाते रहेंगे? कुछ साल्टी भी होना चाहिए। तुम्हें पता है मुझे उसकी तरफ कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? कि वह हद से ज़्यादा इनोसेंट है, और एक बार मैं मेरी बात मानती ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे पलट कर भी नहीं देखती। साला यही बात मुझे उसके लिए चैलेंज लगती है। बट यू डोंट वरी, मैं जिस दिन इस चैलेंज को जीत जाऊंगा उस दिन वह फ्री है। युवान के मुंह से यह सब बातें और नताशा का नाम सुनकर अथर्व का पारा हाई हो चुका था। वह एक पंच युवान को मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, खबरदार जो मेरी दोनों बहनों के करीब भी आया। अभी उनका भाई जिंदा है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी बहनों का नाम लेगा। एक बात याद रख युवान खन्ना, भले ही तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तेरा बाप कितने भी पैसे वाला और पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर तेरी गंदी नज़र मेरी आसी और नताशा पर पड़ी तो याद रखना उनका भाई अथर्व प्रताप सिंघानिया जिंदा है। उन तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। आसी ने मुझे भाई कहा है, और हमारे हिंदुस्तान में बहन के लिए भाई चट्टान की वह मजबूत दीवार है कि बहन को छूने से पहले हवा तक को इस चट्टान से टकराना हो पड़ता है। मेरे होते हुए ना तू मेरी आसी तक पहुंच सकता है और ना मेरी नताशा तक। मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मॉम डैड ने मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मना किया था, लेकिन बात अगर मेरी बहनों पर आएगी तो मैं किसी की नहीं मत सुनूंगा। युवान खन्ना, जो अथर्व के पंच से अब तक हैरान था, उसके होठों से खून निकल रहा था। अथर्व की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अथर्व प्रताप सिंघानिया, तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है मुझ पर हाथ उठाकर। अब तो मुझे वह लड़की चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। बहुत जल्द वह लड़की मेरे करीब होगी और मैं अपने हाथों से उसकी मासूमियत छीन लूँगा। देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तुझे जो करना है कर ले, कहकर युवान खन्ना गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद भी उसकी घटिया बातें अथर्व और समर के कानों में गूंज रही थी और वह दोनों गुस्से में लाल पीले होने लगते हैं। अब समर को आसी की और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी। रात 8 बजे आसी अपने घर पर आई और सीधा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुई। फिर हमेशा की तरह अपनी नाइट ड्रेस के रूप में एक लॉन्ग शर्ट और धोती स्टाइल सलवार पहनकर नीचे आई। रसोई में खाना बनाकर रात के डिनर का इंतज़ार कर रही थी। समर अब तक घर नहीं आया था। आसी ने लगभग खाना बना लिया था, तभी समर घर आया गया। उसे देखकर आसी ने कहा, अरे समर, तू आ गया। मैंने डिनर बना दिया है, जल्दी डिनर कर लेते हैं, फिर डांस प्रैक्टिस करनी है। आसी की बात सुनकर समर ने कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हुआ और थोड़ी ही देर में नीचे आया। इस बीच उसके दिमाग में बार बार युवान की कही बातें घूम रही थीं। यह जानने के बाद भी युवान कितना ताकतवर है और कितना बेकार इंसान है, समर को आसी की चिंता होने लगी थी। वह यूं ही खोया खोया सा था। समर के आने के बाद आसी ने डिनर सर्व किया और उसके साथ बैठकर खुद भी डिनर खाने लगी। इस बीच आसी ने उसे ना जाने कॉलेज की कितनी ही बातें बताईं, लेकिन समर का ध्यान तो जैसे उसकी बातों में था ही नहीं। आसी और समर ने डिनर कर लिया। अब जाकर आसी ने इस बात को नोटिस किया और समर से कहा, अरे समर, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बोल, क्या रही थी तू, बोल। तू, समर ने बात टालते हुए कहा, वह मैं कह रही थी कि डिनर को हो चुका है,
चलो डांस प्रैक्टिस करते हैं, आसी अपनी बात दोहराई। चल करते हैं कहकर समर ने आसी के साथ डांस की प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन अब भी समर अपने आप में उलझा हुआ था, वह डांस की प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पा रहा था। अब जाकर आसी चिढ़ गई और मुंह बनाते हुए समर से बोली, समर क्या कर रहा है तू? प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलना, ध्यान कहाँ है तेरा? आसी की बात सुनकर समर ने पहले खुद में सोचा कि वह आसी को सारी बात बता दे, फिर उसने खुद से कहा, नहीं, शायद आसी उसकी परेशानी समझ ना पाए। इसलिए समर ने बात को घुमाते हुए कहा, आसी, मैं और अथर्व आज युवान खन्ना से मिले थे। हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, बल्कि अथर्व और उसके बीच धक्का मुक्की भी हो गई। अब हमें डर लग रहा है वह तुझे नुकसान ना पहुंचाए। प्लीज़ तू उससे दूर रहना, उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। बस। अरे समर, तू कैसी बात कर रहा है? मुझे उससे क्या मतलब है? तू चिंता मत कर, मैं उससे दूर ही रहूँगी। आसी ने समर को सांत्वना देते हुए कहा। अच्छी बात है, और आसी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैं थक गया हूँ, मैं आराम चाहता हूँ, तू भी जा आराम कर। समर अपने कमरे की तरफ निकल गया। समर को परेशान देखकर आसी भी परेशान थी। वह भी बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। वह जैसे ही अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करती है, अचानक उसकी चीख निकल जाती है, तुम? आसी ने देखा क्रिस उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है, अपनी कोहनी को बिस्तर पर रखकर अपने हाथों को सर पर टिकाकर दरवाजे की तरफ ही देख रहा है। क्रिस को अपने कमरे में देखकर आसी बहुत डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला और बाहर भागने के लिए जैसे ही अपने कदम बाहर निकाला, तभी उसके कानों में क्रिस की आवाज़ पड़ी, भागने की कोशिश मत करो फायरफ्लाई, नहीं तो तुम मुझे जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। चुपचाप यहाँ आ जाओ। क्रिस की धमकी सुनकर आसी के चलते हुए कदम रुक गए और वह डरते हुए वापस कमरे में आ गई। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। वह एक खाली घूंट घूंटती है और क्रिस ने ठंडे लहजे में कहा, दरवाज़ा बंद कर लो। जिस पर आसी डरते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दरवाज़ा बंद करो। एक बार कहने पर समझ नहीं आता क्या? क्रिस ने बहुत ही डरावने लहजे में कहा था और आसी ने डरते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर क्रिस ने एक दम सख्त आवाज़ में कहा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। आसी ने मासूम सा चेहरा बनाकर डरते हुए कहा। मैंने कहा इधर आओ। मैं एक ही बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा। मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बातें नहीं मानते। चुपचाप मेरे पास आओ, बिना कोई नाटक किए। इस वक्त क्रिस का चेहरा बहुत ही ज़्यादा कठोर लग रहा था, जिसे देखकर आसी डर रही थी। वह धीरे धीरे अपने कदम क्रिस की तरफ बढ़ाती है। मेरे पास बैठो, क्रिस ने गंभीर भाव से कहा। क्रिस की बात सुनकर आसी डरते हुए उससे थोड़ा दूर होकर बेड के कोने पर बैठ जाती है। यह देखकर क्रिस कठोर आवाज़ में बोला, और पास आओ। आसी थोड़ा सरक गई। और पास आओ। आसी थोड़ा सा और सरक गई। और पास आओ। आसी डरते हुए थोड़ा और नज़दीक सरक गई। आसी को अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ देख क्रिस नॉर्मल आवाज़ में बोला, और पास। तभी आसी ने महसूस किया वह बिल्कुल क्रिस के सीने के पास तक आ चुकी है। आसी ने मन ही मन उसे गाली देते हुए बोली, पास पास बुलाते हुए इतना पास बुला दिया, अब क्या तेरी गोद में बैठ जाऊं? कन खजूरा कहीं का। मुझे मन में गाली बाद में देना, पहले और पास आओ। क्रिस ने आसी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। इसे कैसे पता मैं इसे गाली दे रही हूँ? क्या यह मेरे दिल की बात सुन सकता है? इसे हमेशा मेरी बातें कैसे सुनाई देती हैं? आसी ने मन ही मन में कहा। फिर मासूमियत से क्रिस की तरफ देखते हुए बोली, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है जी, आपके सिर पर बैठ जाऊं? आसी की बात सुनकर क्रिस एक पल के लिए हैरान था। यह लड़की इस कंडीशन में भी अपनी जुबान चला रही है। अगले ही पल क्रिस ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया।
आसी खुद को संभाल नहीं पाई और क्रिस के गले लग गई। अब आसी क्रिस के सीने से लगे हुए उसके ऊपर थी। क्रिस के हाथ आसी की कमर से लिपटे हुए थे। ऐसा होने पर दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। आसी लेटे हुए अपनी काली आंखों से क्रिस की नीली गहरी आंखों में देख रही थी। इस वक्त उसे क्रिस से डर लग रहा था और उसके दिल की रफ्तार वंदे भारत ट्रेन जैसी स्पीड पकड़ते हुए थी। क्रिस आसी की मासूम और चंचल आंखों में खोता जा रहा था। इस वक्त उसके दिल की रफ्तार भी राजधानी एक्सप्रेस से कम नहीं थी। आसी को इतने करीब देखकर क्रिस को अचानक बेचैनी सी होने लगी। इस वक्त दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थे। क्रिस अभी उन मासूम आंखों और चेहरे को निहार ही रहा था कि तभी आसी ने किसी तरह खुद को काबू करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। कहते हुए आसी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी क्रिस अपने होश में आया और झटके से आसी को पलट कर ऊपर आ गया और बोला, मैं 2 दिनों तक नहीं आया और मुझे पता चला कि तुमने इन 2 दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, घर में पार्टी कर रही थी। तुम्हें यह गलतफहमी तो नहीं हुई कि मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं। पार्टी कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कोई पार्टी नहीं की, आसी ने मासूमियत से कहा। अच्छा, तो मुझे लगता है गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो फिर वह लड़का कौन था जिसे तुम अपने साथ लेकर आई थी और अभी भी तुम अपने दोस्त के साथ डांस कर रही थी? क्या तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है या दोबारा मुझे हल्के में लेने लगी हो? मैंने कहा था ना तुम फालतू लड़कों से दूर रहोगी, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के करीब जाने की? क्या पिछली बार का सबक भूल गई? वह तुम्हें छू रहा था, तुम्हारे करीब था, कैसे तुमने उसे खुद को छूने की इजाज़त दी? टेल मी, क्रिस गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। इस वक्त वह अपनी नीली आंखों से आसी को घूर रहा था। वह कोई भी तो हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है? क्या तुम मुझ पर नज़र रखते हो? तुम होते कौन हो मेरी जासूसी करने वाले और मेरा पीछा करने वाले? आसी ने क्रिस को घूरते हुए पूछा और इस सवाल पर क्रिस को गुस्सा आने लगा। क्रिस गुस्से से आसी की कमर को अपने हाथ से दबाकर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम बाहर के लोगों से दूर रहोगी। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी बात ना माने या मुझे ऊंची आवाज़ में बात करे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए क्रिस ने अपनी गहरी नीली आंखों से आसी को देखा। आसी डर से थर थर कांपने लगी। क्रिस की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। आसी उसे देख रही थी। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कों से चिपकने का? अब देखो मैं तुम्हारे दोस्त का क्या हाल करता हूँ। कहकर क्रिस तुरंत बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ निकलने लगा। क्रिस का गुस्सा देखकर आसी डर के मारे कांपने लगी। उसे समर की चिंता हो रही थी। वह जल्दी से उठकर क्रिस को रोकते हुए बोली, सुनो, रुक जाओ प्लीज। अरे नाम क्या है उसका? ओ, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। चोर जी, रुक जाओ प्लीज़, रुक जाओ, उसे कुछ मत करो। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं तुमसे जुबान नहीं लड़ाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन समर को छोड़ दो प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आसी रोते हुए अपने हाथ जोड़ने लगी। मैं चोर नहीं हूँ, खबरदार जो मुझे चोर कहा, कृष्ण ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ओह सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता है ना जी। क्या नाम बताया जी आपने अपना? अरे उस दिन तो बताया था, वो साइको। हाँ, साइको सैया जी, रुक जाओ प्लीज़। आसी के मुंह से अपने लिए साइको सैया जी सुनकर ना जाने क्यों क्रिस के चलते हुए कदम रुक गए। उसके चेहरे पर एक अलग ही हैरान रौनक बिखर गई जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया। उसने घूमकर देखा तो आसी की आंखों में आंसू थे। उसने जब अपनी नीली आंखों से आसी को रोता हुआ देखा, वह उसके पास गया और अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? तुम्हारी 3 गलतियां हैं। पहली गलती मेरी बातों को इग्नोर करना, तुम्हारी दूसरी गलती मुझसे जुबान लड़ाना, और तुम्हारी तीसरी गलती कि तुमने मुझे हल्के में लिया। तो बताओ मैं तुम्हारी 3 गलतियों को कैसे माफ़ करूं?
आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, पक्का, विद्या माता की कसम। कहते हुए आसी ने अपने गले पर हाथ रखा। तुम कहो तो मैं अपने कान भी पकड़ लेती हूँ, उठक बैठक भी कर लेती हूँ। कहते हुए आसी ने उठक बैठक करना शुरू भी कर दिया। यह सब बोलते हुए आसी बहुत मासूम लग रही थी। उसका मासूम चेहरा, बातें और मासूम हरकतें क्रिस को एक बार फिर अपनी ओर खींचने लगीं। वह चाहकर भी उसकी मासूमियत को इग्नोर नहीं कर सकता था और अपने लिए मिस्टर सैया सुनकर तो उसका ठहाका लगाने का मन हुआ, लेकिन उसने अपनी गुस्से वाली इमेज को बरकरार रखना चाहा। देखते ही देखते वह आसी की मासूमियत में खो सा गया। उसका सारा गुस्सा मानो एक पल में उड़ गया। वह एकटक आसी के मासूम चेहरे को निहारने लगा। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। वह अपने जज्बातों के सैलाब में बहता ही जा रहा था। तभी आसी ने रायता फैला दिया। जो सज़ा देनी है मुझे दो, गलती मेरी है, प्लीज़ मेरे समर को कुछ मत करो, वह निर्दोष है। कहते हुए आसी रोने लगी। आसी के मुंह से मेरे समर सुनकर क्रिस का पारा हाई होने लगा। क्रिस गुस्से से आसी के जबड़े को जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह तुम्हारा नहीं है, समझी? तुम बार बार एक ही गलती करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ, तुम सह नहीं पाओगी। तुम मेरे अलावा किसी और को अपना नहीं कह सकती। मेरे अलावा तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, समझ गई तुम? कहते हुए उसकी पकड़ आशी के जबड़ों पर कसी हुई थी। क्रिस गुस्से में तिल मिलाया हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी, जो हमारी भोली भाली आशी नहीं समझ पाई। आशी को उसकी कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। उसे तो बस बेहद दर्द हो रहा था और उसके आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, देखो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, जुबान भी नहीं लड़ाऊंगी और लड़कों से भी दूर रहूंगी। बस तुम समर को कुछ मत करना। तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो, बस मेरे दोस्त से दूर रहो। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू और चेहरे पर लाचारी और मासूमियत थी। आसी की बात सुनकर कृष्ण ने कुछ पल सोचा, फिर शांत लहजे में आसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आर यू श्योर कि मैं उसे कुछ नहीं करूं और मैं तुम्हें सजा दूंगा? तुम पूरी करोगी? सोच लो, बाद में नाटक मत करना। मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो तुम उससे दूर रहोगे। आसी ने रोते हुए कहा। ठीक है, तुम मेरी बात मानती जाओ, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। तुमने अभी अभी 5 गलतियाँ की हैं, तो मैं तुम्हें 5 टारगेट दूंगा। तुम्हें वह कंप्लीट करने होंगे, फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं कहूँगा। कहते हुए कृष्ण ने सवालिया नज़रों के साथ आसी के मासूम चेहरे को देखा। पर पहले तो आपने 3 गलतियाँ कही थी, आसी ने मासूमियत से कृष्ण को देखते हुए कहा, जिस पर कृष्ण धमकी भरे स्वर में बोला, गलती तुमने की है ना, डिसाइड मैं करूँगा कि तुमने कितनी गलतियाँ की हैं। चुपचाप मेरे टारगेट कंप्लीट करो, वरना ठीक है, मुझे मंजूर है, आसी ने तपाक से बोला। यह सुनते ही क्रिस के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह आसी के कंधों को सहलाता हुआ बड़े प्यार से बोला, गुड, वेरी गुड, तो तुम्हारा पहला टारगेट है। आखिर क्या होगी आसी की सज़ा? क्या एक की सज़ा होगी दूसरे के लिए मज़ा? क्या क्रिश को होगा आसी से सच्चा प्यार, या फिर होगी वह उसकी हवस की शिकार? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी से। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।